हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बेहतर शौक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हीट एंड टेम्परेचर। आपने देखा होगा जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया है तो मैंने पहला ही टॉपिक बताया था टेम्परेचर, तापमान। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम कि बेटा ध्यान देना कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन सारे हम यहाँ पे करा देंगे, ठीक है ना बात। चलो चलते हैं। तो अगर हम हीट की बात करें, यहाँ पे देखो हीट ऊष्मा एवं ताप, ठीक है ना। ऊष्मा एवं ताप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि ऊष्मा क्या होती है, तो ऊष्मा ये जानिए कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो ताप में अंतर के कारण, है ना, ताप में अंतर के कारण स्थानांतरित होती है। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि ऊष्मा क्या है, तो पहले ये यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है ताप में अंतर के कारण स्थानांतरित होती है। तापमान या ताप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट इज अ एनर्जी, है ना, जो ताप में या तापमान में अंतर के कारण स्थानांतरित होती है। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये तो हो गई हमारी ऊष्मा की डेफिनेशन हो गई। ऊष्मा एवं ताप, चूंकि ताप की बात करें तो ताप किसी भी ऑब्जेक्ट का, इन्वायरमेंट का, एक हर चीज का एक अपना टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर जो तापमान मापने का जो तापमान पैमाना होता है, तापमान जो मापते हैं ना उसका एक पैमाना होता है। तो पैमाने कौन कौन से होते हैं इस बात पे हमें डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि एक तो हमारा होता है सेल्सियस पैमाना। कौन सा होता है, सेल्सियस। दूसरा क्या होता है, फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। और एक कौन सा होता है बेटा, एक होता है केल्विन। बताओ भाई, ठीक है ना। तो अब यहां पे बात करेंगे सेल्सियस पैमाने में, तो दो बातों की ध्यान देना होता है कि एक तो होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, देखो अंतर में कैसे करेंगे हम यहाँ पे। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तीनों में सेल्सियस पैमाने पर इसको हम सी से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और केल्विन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लें तो तीनों में एक अलग अलग की बात करूँगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है ना। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो सेल्सियस पैमाने पर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता। आप कहेंगे यस सर। फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें अगर बेटा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट ये 32 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर, ठीक है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होगा, है ना, क्वथनांक जो होता है ये 212 फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर केल्विन पैमाने की बात करें तो ये क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन, और यहाँ पे क्या होता है 373 केल्विन। कोई दिक्कत यहाँ पे, आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इनके बीच का जो अंतर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है। मैं इस बात को इसलिए बता दे रहा हूँ, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे कितना होगा 32, और इसको करेंगे तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। आप कहेंगे क्या, इनके ताप का अंतर, कहने का मतलब कौन सा अंतर, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर, 273 से 373। क्लियर है बात।
तो अब रिलेशन लिखना चाहूँगा तो मैं एक देखो ऐसे लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा कि C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 है। C माइनस 0 अपान इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है बेटा, 100 है। आप कहेंगे यस सर। फार्मूला देखो बना है। फिर क्या कहेंगे, F फ़ारेनहाइट पे आएंगे तो F माइनस क्या लिखेंगे, 32 अपान उनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 180 है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे अगर हम बात करें कि केल्विन और इसमें, तो मैं कहूँगा कि केल्विन में कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, 273, और इसका कितना होगा, 100 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैंने ये, समझ रहे मेरी बात को? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिए, इसका मतलब हुआ कि ये तीनों में रिलेशन बन गया। अगर यहीं पे सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन चाहो तो निकाल लो, यहीं पे चाहो तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में निकाल लो, और चाहो तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस में निकाल लो। तो मैं इसको एक अलग स्लाइड पे आपको समझाता हूँ कि रिलेशन फार्मूला क्या बना आपका तीनों, और यहाँ से हम जो चाहेंगे वो बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि C माइनस 0 फ्रीजिंग पॉइंट अपान 100, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इक्वल टू F माइनस 32 अपान 180, ठीक। फिर K माइनस कितना हो जाएगा, C माइनस 0 F माइनस 32, K माइनस कितना था, 273 बटे का 100। मैं रिलेशन निकालता हूँ तो आप कहेंगे रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड केल्विन, सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या संबंध है। तो C माइनस 0 का मतलब कुछ है नहीं, तो आप लिख दोगे C अपान 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो C जो बनेगा वो K माइनस 273 हो जाएगा। एक चीज़ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो रिलेशन ये बन के आ गया, और एक लिखेंगे K इक्वल टू C प्लस 273। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटीग्रेड 0 कर दें, सेंटीग्रेड में 0 कर दें, इसका मतलब 0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, तो उस समय केल्विन में क्या होगा, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। तो यही रिलेशन होता है वहाँ पे, इसी आधार पे लिखा जाता है। क्लियर है बात? तो आप चाहे इसको समझ लो, इसको समझ लो। जैसे मैंने कहा कि मनुष्य का तापमान सेंटीग्रेड में कितना होता, तो आपने कहा सर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 37 होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं यहाँ में 37 अगर लिख दूँ तो मैं कहा कि बताओ केल्विन में क्या होगा, तो आप इसी रिलेशन से बता सकते हैं कि 7 3 10 और 7 3 10 11, तो 0 मतलब कि 2 1 3, 310 केल्विन हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो ये बात तो सही है कि एक मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर हम केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसका मतलब जो थर्मामीटर होता है, और कौन सा थर्मामीटर होता है, जो पारा थर्मामीटर यूज किए जाते हैं, मतलब कि मरकरी थर्मामीटर का। तो एक रिलेशन यहाँ पे ये निकल के आ गया। दूसरा रिलेशन बिटवीन केल्विन कर लिया। मैंने कहा रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, तो C अपान 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपान 180, ठीक। ये यहाँ से कहाँ कैंसिल हो जाएगा, और मैं कहूँगा इधर जाएगा। तो देखो, अब आप चाहे डायरेक्ट इसको ऐसे याद रखो, बस बात खत्म, क्योंकि अभी तो हम कहीं कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। आप रिलेशन याद रखो, बस बात खत्म। क्लियर है? ये बन गया। बचा किसमें हमारा, इन दोनों के बीच क्या है रिलेशन। आप कहेंगे कि F माइनस 32 अपान क्या है, 180। तो यहाँ पे मैं जो रिलेशन लिख रहा हूँ तो वो क्या है, रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन पैमाना, ठीक है ना। तो F माइनस का 32 अपान 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपान 100। कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर। अगर इसको भी लिखना चाहो तो, कुछ सॉल्व करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज छोड़ दो ऐसे ही। इतना ही याद रखो कि F माइनस 32 अपान 18 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपान 100, सॉरी 10 आ जाएगा, क्योंकि 0 कैंसिल कर दिया। लेकिन आप याद रखिएगा कि यही फार्मूला आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप ये कहेंगे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर है बात? तो आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बातें बता दी, और फिर इसकी जब बात करेंगे हम, तो ये देखिए क्या है। मैंने कहा मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, मानव शरीर का
सामान्य जो तापमान होता है बेटा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या 310 केल्विन होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है? तो न्यूनतम संभव तापमान जैसे सेंटीग्रेड में तो माइनस में चला जाएगा, फ़ारेनहाइट में माइनस में चला जाएगा, लेकिन केल्विन पैमाना कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। इसका मतलब न्यूनतम संभव तापमान जो तापमान होगा किसका, केल्विन पैमाने का, वह क्या होगा 0 केल्विन, फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, इसका मतलब है कि जो केल्विन पैमाना है, केल्विन पैमाना सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट याद रखना, तो जो न्यूनतम संभव तापमान होगा, न्यूनतम संभव न्यूनतम जो संभव तापमान है वो 0 केल्विन होगा, ठीक है ना। आप यहां क्या कहेंगे, माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, कितना होगा सेंटीग्रेड, मतलब सेंटीग्रेड में न्यूनतम संभव तापमान माइनस 273, केल्विन में 0, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ारेनहाइट में न्यूनतम संभव तापमान, फ़ारेनहाइट पैमाने पर न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है, तो माइनस का 459 है ना, 0.67 फ़ारेनहाइट। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत यहाँ पे। और इसी 0 केल्विन को ही हम परम शून्य तापमान कहते हैं या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो नोट करके अपने कॉपी में लिखिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को ही परम शून्य ताप कहते हैं। 0 डिग्री को ही परम शून्य ताप कहते हैं या इसी को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। केल्विन पैमाने पर तापमान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये मैंने आपको पहले बता दिया। मिनिमम तापमान जो होगा वो 0 केल्विन होगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। आप कहेंगे यस सर। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने की रीडिंग समान होती है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा ऐसा तापमान, हालांकि ऑप्शन ने इन्होंने मिसिंग कर दिया है, तो मैं कहता हूं कि पहले तो आप रिलेशन लिख लो, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने की रीडिंग समान किस पे होती है। तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था ना। तो फ़ारेनहाइट में F माइनस क्या लिखते हैं 32, F माइनस क्या लिखते हैं बेटा, F माइनस का 32 अपान कितना 180, और सेल्सियस पैमाने पर C माइनस 0 अपान कितना 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये इधर जाएगा तो 10F हो जाएगा, या इसको ऐसे रहने दो, तो F माइनस 32 इज इक्वल टू 18C, अच्छा कर लेता हूँ मैं, 10F माइनस 320 बराबर 18C के, ठीक है ना। बस आपसे अगर ऑप्शन होता तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके किस पे समान होती ये मैं बता देता, ऑप्शन है नहीं, फिर भी मैंने रिलेशन यहाँ पे लिख दिया है, ऑप्शन मिस हो गया है बेटा, ठीक है ना। तो 10 यहाँ पे 10 फ़ारेनहाइट है, आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंचे 10, 2 16 132 और 2 9 18। तो भाई आप क्या कहेंगे कि 5F, या आप ऐसे लिख दीजिए कि 9C, लेकिन ये उधर जाए, ठीक है। तो 5F माइनस का 9C इज इक्वल टू 160 के। आप यही है, अगर वैल्यू होती तो F और C की कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कोई एक रीडिंग दिया होता, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सपोज दैट माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूँ तो बात बन नहीं पाएगी ना, बात बन नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि 160 लाना है, तो मुझे इतना पता है कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 5F, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये 9 क्यों यहाँ से आया भाई, अच्छा हाँ 9, 2 9 18 9C हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो फ़ारेनहाइट और ये रिलेशन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन मिसिंग है, अगर ऑप्शन होता तो यहाँ से वैल्यू हम सेटिस्फाई करा देते,
बात ठीक है ना। अगर कुछ और करना चाहो, जैसे कहने का मतलब है कि अगर अपने पास से रखना चाहो तो यहाँ से ये भी बता सकते हो, मान लो हिट एंड ट्रायल से करो, लेकिन पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ये इतना फेमस क्वेश्चन है ना कि आप इसको बता सकते हो कैसे। आप ये जानते हैं, मेरी बात ध्यान से, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर रीडिंग समान होगी। तो देखो एफ की वैल्यू आप क्या ले लो, ये यहाँ पे ये है, अगर मैं माइनस ले लूँ माइनस में, ठीक है, तो सही आ जाएगा। तो मुझे आंसर याद है पहले से ही कि -40 जो है, -40 फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों पे रीडिंग समान आती है। कैसे देखो, इधर रखूंगा -5 गुणे अगर मैं 40 कर दूं, आप कहेंगे यस सर, -9 गुणे इधर 40 करूं तो ये 40 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या है 160 है। तो मैं कहता हूं 360 और यहाँ पे 4 पंचे 20, कितना हो गया 20, ये माइनस का कितना हो गया 160, मतलब कि 160 बराबर 160 के, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि LHS बराबर किसके हो गया, RHS के। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आंसर याद कर लीजिए, इसका आंसर फिलहाल यही होगा कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने की रीडिंग समान होती है। तो मैंने करके दिखा दिया, -40 क्या, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट, -40 आप डिग्री सेंटीग्रेड कहो या फ़ारेनहाइट कहो, 40 डिग्री -40 डिग्री टेम्परेचर पर दोनों की रीडिंग समान होती है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि अगर हम तापमापी की बात करें, जैसे तापमान मापने के लिए हमें तापमापी की जरूरत होती है, थर्मामीटर जिसे कहते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए अलग अलग हमें तापमापी मतलब पैरामीटर थर्मामीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे तापमापी वह यंत्र जो तापमान को मापता है, क्या कहते हैं उसे, तापमापी कहते हैं। क्लियर है बात। अब पारा तापमापी जिसे हम मरकरी थर्मामीटर बोलते हैं, जो एज यूजुअली डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम बॉडी का टेम्परेचर वगैरह मापते हैं, तो ठीक है ना। तो इसकी रेंज जो होती है बेटा हालांकि -37 डिग्री सेंटीग्रेड टू 356 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है ना। इसका प्रयोग का कारण, क्यों बॉडी का टेम्परेचर मापने में क्यों हम पारे का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक क्या होता है, अपारदर्शी होता, अपेक्यू होता है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। और कैसा होता, चमकीला। ये इसकी क्वालिटी, इसकी विशेषता है, चमकीला होने की वजह से। आप देखिए थर्मामीटर ये है, ठीक है। जब भी आपको बुखार चेक करना है तो आप देखिए कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेड कलर का, उसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इसमें पारा होता है। अगर आपको बुखार ज़्यादा है तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अगर बुखार है तो 37 से, मतलब बुखार नॉर्मल है तो 37 रहेगा। हालांकि बहुत रेयर केस में 30 बॉडी का टेम्परेचर नीचे आता है, हमेशा क्या होता है वो 37 से या 37 से ज़्यादा ही रहेगा, चाहे पॉइंट में ही रहे, ठीक है ना। तो 98.6 तो मान लो अगर है, रहता है, ऐसी बात नहीं है, 98.6 है, इसका मतलब ना तो आपको 98.6 क्या फ़ारेनहाइट, अगर 37 यहाँ पे रहेगा तो आप जान जाएंगे। ऐसे बिल्कुल एज इट इज थर्मामीटर होता है। कैसा, ये हमारा पारा तापमापी है और यहीं पे बना रहेगा रेड सिंबल। आप देखिएगा, डॉक्टर देखता है कि इसके ऊपर है तो आप कहेंगे बुखार है, चेक कर लेता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अपारदर्शी होता है, ये नहीं कि इस पार से उस पार देख लें, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, चमकीला होता है, जब चमकेगा तभी तो हम अच्छे से देख पाएंगे। पारा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। और भाई हमें अपनी हीट को क्या करना है, ऑब्टेन करना, प्राप्त करना है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब हम जिसमें ऊष्मा का अच्छा जो सुचालक होगा उसी का यूज करेंगे। तो पारा क्या है, तो तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जो मतलब आप कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो कि 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं पारे की। एक क्या है, एक तो अपारदर्शी होता है, दूसरा क्या है चमकीला होता है, और तीसरा क्या है कि इसके ऊष्मा का एक बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि एल्कोहल तापमापी। एल्कोहल तापमापी यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो गया है। एल्कोहल तापमापी की बात करें तो इसका जो रेंज होता है, एथिल अल्कोहल का गलनांक या हिमांक है ना, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका मतलब ये है कि -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग बहुत ही ठंडे प्रदेशों में तापमान को मापने के लिए किया जाता है। आप मुझे बताइए कि अभी मैंने बताया कि जो हमारा ये मरकरी जो थर्मामीटर है, सपोज दैट आप ऐसे जगह पे चले गए जहां पे टेम्परेचर -37 से नीचे है, 37 से नीचे है, -37 से नीचे, जीरो नहीं, जीरो फिर -1 -2 -3 -4 -37 से नीचे है। अगर -37 से नीचे है तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ
कि वहाँ पे हमारा जो मरकरी थर्मामीटर होगा वो जाम हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे हम जहाँ पे बहुत ही ठंड होती है वहाँ पे हम एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, उसमें एल्कोहल भरा होता है, ठीक है। रेंज ऑफ क्लिनिकल, आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो आप कहेंगे बहुत ठंडे प्रदेशों में। उसका रेंज जो होता है माइनस का 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉडी का टेम्परेचर नहीं मापा जाता है इससे, ठीक है ना। रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है ना, 35 से 42 क्लिनिकल थर्मामीटर। और लेबोरेटरी थर्मामीटर जो लैब वगैरह में होता है वहाँ पे माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पायरो थर्मामीटर की अगर बात करें, पायरो थर्मामीटर या रेडिएशन थर्मामीटर जो विकिरण वाला होता है या उच्च तापमान को मापता है, लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि सबसे कम अगर ताप की बात करें तो एल्कोहल, और अगर सबसे ज्यादा टेम्परेचर को मापना है तो आप पायरो थर्मामीटर या रेडिएशन थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ये एल्कोहल थर्मामीटर का पिक है। कैसा है? एल्कोहल तापमापी की पिक है। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? आप कहेंगे यस सर। कह रहा है कि तापीय विस्तार के व्यवहारिक अनुप्रयोग, जो एक्सपेंशन होता है, जैसे कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप देखते होंगे कि गर्मियों में रेल की पटरियों में थोड़ा गैप रखा जाता है। क्यों? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब तापीय विस्तार होता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फैलेगी, थर्मल एक्सपेंशन होगा, और जब इसका विस्तार होगा तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। अगर ऐसा ना हो, अगर गैप ना छोड़ा जाए तो ये क्या होगा कि टेढ़ी हो जाएगी, यहाँ पे कहीं पे भी टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए कहता है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तापीय विस्तार के व्यवहारिक अनुप्रयोग कहाँ है। तो व्यवहारिक अनुप्रयोग में ये होता है कि जब हम रेल की पटरी में गैप डालते हैं, कह रहा रेलवे ट्रैक के बीच खाली जगह ऐसे होती ना, देखो ऐसे रेल की लाइन है, ऐसे आई है, और इसमें हम क्या करते हैं, बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है जिससे कि दुर्घटना ना हो, ठीक है ना। ताप बढ़ाने पर कैविटी का आकार बढ़ेगा। यस, ताप जब बढ़ेगा तो इसका आकार जो होगा, जब ताप बढ़ जाएगा तो इसका आकार बढ़ेगा, ठीक है। भीतर भी सतह के विस्तार के कारण कांच टूट जाता है, भीतरी सतह के कारण, जैसे भीतर नहीं, यहां पे हो जाएगा भीतरी सतह के विस्तार के कारण। ये थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा है। जैसे एक ग्लास है, एक ग्लास है, ठीक है ना, एक ग्लास में खूब गर्म पानी ले लीजिए तो ग्लास क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें एक लेयर होती है। क्या होती है? लेयर होती है। तो इनर और आउटर लेयर दो होती हैं, तो थर्मल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन होगा। उस थर्मल एक्सपेंशन की वजह से दोनों लेयर क्या होंगी, आपस में एक दूसरे से अपोज करना, मतलब कि दूर भागने लगेंगे, उसमें क्या होगा, फिर टूट जाएगा। तो वो कह रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन का एक तापीय विस्तार का ये भी एक है कि एक भीतरी सतह, कांच के भीतरी सतह के विस्तार के कारण कांच टूट जाता है। मतलब कहने का, जब भी कांच में खूब गर्म पानी ले लेंगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा दी जाती है, और इसी को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। जैसे Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है ना। एम क्या है? द्रव्यमान है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर। एस इक्वल टू क्या करेंगे हम, स्पेसिफिक हीट को Q अपान एम एस डेल्टा टी। आपसे फार्मूला पूछा जाता है। ये स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है 1 अपान किसके, द्रव्यमान के, अर्थात मास के। किसके होती है? मास के होती है, ठीक है ना। ये क्या कहेंगे, 1 अपान द्रव्यमान के, ठीक है। Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पे जब S होगा, स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो Q अपान क्या हो जाएगा, एम डेल्टा टी, एम डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो जो स्पेसिफिक हीट है ना, अगर बढ़ेगी तो उसका जब द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। दोनों के इनवर्स रिलेशन होता है। तो स्पेसिफिक हीट कह दो या लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है ना। आगे अभी इससे बात करते हैं हम कि लैटेंट हीट क्या है और स्पेसिफिक हीट क्या है। अभी के लिए इतना जानो कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। हमने कहा कि हीट कैपेसिटी, ऊष्मा क्षमता। अगर यहीं पे बात करें कि गुप्त ऊष्मा क्या है, लैटेंट हीट की, तो हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप पानी उबल रहा है, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से समझना। तो जब पानी उबलता है तो वहां पे ये देखते हैं कि
जितना पानी में अगर हाथ डाल दें उतना गर्म नहीं होगा जितना कि उसकी भाप लग जाने से आप जल जाएंगे। क्यों? वो जो आप जिस जल जाते हैं वो उसी कहा जाता है गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट। इसका मतलब ये है कि पानी जब बॉयल होने लगता है तो उस पानी का तापमान स्थिर हो जाता है। इसका मतलब है कि वो भाप का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उसी भाप को ही क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। इसी कारण क्या होता है कि हमें गर्म पानी की तुलना में भाप से ज़्यादा चोट लगती है, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि उसमें ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे पानी आपने रख दिया, फिर से सुन लीजिए, उबल रहा है, ठीक है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना शुरू कर देगा। अब आप कहेंगे सर आग बढ़ा दें तो क्या होगा, मुझे बताइए आप। इसका मतलब है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब उबलना शुरू कर देगा तो अब जो लैटेंट हीट, इसका मतलब जो उसकी भाप बन रही है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ना कि पानी का। पानी का टेम्परेचर जिस भी बॉइलिंग पॉइंट पे, जिस भी क्वथनांक पे अगर उबल रहा है तो वो उतना ही रहेगा, फिर वहां पे कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहाड़ों पे खाना देर से पकता है। क्यों? इसका मतलब है कि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे जो प्लेन की अगर बात करें, समतल पे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या होता है, उबलने लगता है। लेकिन ऊपर जाएंगे तो दाब कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा तो दाब कम हो गया तो ताप कम हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा इसका मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, वो उबलने लगेगा। जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगेगा तो ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है कि उसके बाद उसमें क्या होगी। अब बताओ, कोई चीज़ 80 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म होगी या 100 पे, तो 80 वाली कम होगी, 100 वाली ज़्यादा होगी। इसका मतलब आपने दाल को डाल दिया कुछ भी पकने के लिए, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके बाद तो क्या बन रहा है, उसके बाद लैटेंट हीट बन रही है ना। इसका मतलब वो सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो Q = ml कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि घाव की सिकाई में भाप की ऊष्मा अधिक दर्द उत्पन्न करती है क्योंकि इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है ना, घाव की सिकाई में। आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव हम ये कहेंगे, क्वथनांक और प्रेशर। तो क्वथनांक को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रेशर के। किसके, प्रेशर के, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव कैसा रहेगा, जब यहां पे क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है ना, तो दाब भी बढ़ेगा। या मतलब दाब पे ही निर्भर करता है। जैसे क्या कारण है कि पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, क्योंकि पहाड़ों पर क्या है, दाब कम है। जब दाब कम है तो क्वथनांक कम है। इसीलिए क्या होता है कि लोग पहले किस में बनाते थे, पतीली वगैरह में, भगोने वगैरह में बनाते थे दाल वगैरह, तो बहुत टाइम लगता था, उससे गैस ज़्यादा खर्च होती थी। तो अब क्या हो गया कि अब किसका प्रयोग किया जाने लगा, कि प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर में क्या होगा कि अब यहाँ पे दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब हीट देंगे तो प्रेशर कुकर में दाब बढ़ेगा, तो दाब बढ़ेगा तो जल्दी क्या होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, अब वह पानी सब हो सकता है, जितना डिपेंड करेगा प्रेशर पे, प्रेशर जितना बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर 140 प्रेशर हो गया तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पकेगा। इसका मतलब है कि उसकी जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो खाना जल्दी बनता है। यही कारण होता है कि गैस में मतलब कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, ठीक है ना। आगे आते हैं। कह रहा है गलनांक पर दाब का प्रभाव। आप देखिए, दो चीजें दी है। गलनांक पर दाब का प्रभाव कैसा पड़ेगा, दो चीजें, इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक पर दाब का प्रभाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। जब दाब बढ़ेगा, अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे सपोज दैट यहाँ ताप बढ़ रहा है, और ताप बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो, गल रही है। और आइसक्रीम देखिए क्या है, गल रही है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि ये कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट, क्या कह रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रेशर के। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के। जो गलनांक है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो दाब के प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब जब दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा, बहुत तेजी से गलेगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। कह रहा है ऊष्मा ताप बढ़ा सकती है और नहीं भी। इस पॉइंट को आपको समझाते हैं।
ऊष्मा ताप बढ़ा सकती है तापमान और नहीं भी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा। आपको लगता होगा कि जब भी आप पानी रखते हैं कहीं पे कोई चीज़ तो बस ताप बढ़ ही रहा है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ। कैसे? इस ग्राफ के माध्यम से। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ, इधर मैंने क्या दिया? हीट दिया, हीट अर्थात ऊष्मा, ठीक है ना। और इधर क्या करेंगे हम? इधर टेम्परेचर की बात करेंगे। इधर हम किसकी बात करेंगे? तापमान की बात करेंगे। तो आप मानिए कि मान लीजिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, ठीक है ना। आपने हीट बढ़ाया तो टेम्परेचर क्या है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी क्या है? ये बर्फ के फॉर्म में है, बढ़ रहा है ऐसे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। अब जैसे ही 0 डिग्री -5 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा कि इसके बाद जो जब हीट बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ लीजिएगा, फिर उस पॉइंट पे आएंगे। धीरे धीरे क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। अब ये क्या हो रहा है? ये जो बर्फ है ना, ये गलना स्टार्ट हो गई, बर्फ गल रही है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया? वाटर बन गया। इस जगह पे क्या हो गया? वाटर आ गया। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और जो वाटर हो गया तो आप हीट दे रहे हैं तो अब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। समझ से चलिएगा, ज़्यादा बड़ा बना दिया। धीरे धीरे से क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसको ऐसे ना करके धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब नहीं बढ़ेगा। तो मैं इसे क्या कहता हूँ? यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक। इसे कहते हैं हम गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं बेटा? गलन की गुप्त ऊष्मा। आप समझिएगा, गलन की गुप्त ऊष्मा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बताता हूँ। यहाँ पे क्या है? ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक के जो स्टेज है वो क्या है? वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है ना। तो ध्यान से समझिए, जब हमने -5 डिग्री सेंटीग्रेड का एक हमने बर्फ का टुकड़ा लिया, मतलब एक मैटर पदार्थ लिया जिसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने हीट दिया। तो अब जब हीट दिया तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए कि यहाँ पे जब यहाँ तक हीट देता चला गया, तो जब क्या होगा कि यहाँ तक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि अब जो बर्फ है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ क्या बन जा रही है? पानी बन रही है। जब तक पानी बनेगी, पानी का टेम्परेचर अभी पूरी तरह से गल गया, अब यहाँ क्या बन गया? वाटर बन गया, गल रही है। तो जब बर्फ क्या होगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी बनेगी, उस टाइम पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, नो चेंज। फिर क्या होगा? अब पानी बन गया तो पानी को जब रखते हैं धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होता है। तो गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? इस पे पानी उबलना शुरू कर देगा। इस पॉइंट पे क्या करेगा बेटा? पानी उबलना शुरू कर देता है। तो जब पानी उबलना शुरू करेगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है, अब क्या होगा? पानी भाप बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो पॉइंट मेरा क्या था? मेरी बात ध्यान सुनना। पॉइंट मेरा क्या था कि ऊष्मा तापमान बढ़ा सकती है और नहीं भी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा नहीं कि हमेशा ऊष्मा तापमान बढ़ाती है। अभी क्या कर रही है? यहां से यहां तक ऊष्मा तापमान बढ़ा रही है। लेकिन बताओ, यहां से जब भी गलन की गुप्त ऊष्मा होगी, है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ किसकी? गलन की, है ना। गलन की जब गुप्त ऊष्मा होगी तो उस समय टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, देखिए कांस्टेंट रहेगा। और जब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, यही होता है हमारा क्या? इसी को, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को ही कहते हैं हम भाप, ठीक है ना। इसका मतलब है कि पानी यहाँ पे अब कितना हो गया? पानी का उबलना शुरू हो गया, अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब पानी क्या करेगा? उबलना शुरू हो गया। तो पानी का टेम्परेचर फिक्स हो गया। पानी का टेम्परेचर फिक्स हो गया। देखो फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? 100 पे ही रहेगा। लेकिन अब भाप जो होगा ना, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आप हीट बढ़ा रहे हैं, जितनी भाप यहाँ पे लग रही होगी उससे कहीं ज़्यादा जब आप हीट यहाँ तक पहुँचा देंगे तो भाप यहाँ की ज़्यादा लगेगी। क्लियर है ना। लेकिन आप पानी जितना गर्म इस पॉइंट पे होगा उतना ही हीट, मतलब उसका जो मतलब कि ये कह सकते हो गर्म, जितना गर्म यहाँ इस जगह पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो पानी में आप हीट
कहते हैं कि मान लो जो अभी अभी थोड़ी देर के लिए रखो, मान लो तो 10 बजे यहाँ पे रखा पानी और यहाँ पे हो रहा है कि 10:10, 10:10, ठीक है ना। तो आप बताइए कि जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबल गया तो आप कहते हैं 10 मिनट हो गया, पानी बहुत गर्म हो गया होगा। गर्म बहुत नहीं होता, उसकी लैटेंट हीट मतलब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है, ठीक है ना। यहाँ भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ भी 100 रहेगा, यहाँ भी 100 रहेगा, उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि ऊष्मा तापमान को बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। यहाँ पे क्या कर रही है, बढ़ा रही है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ बढ़ा रही है और नहीं भी, ठीक है ना। समझ में बात आई कि नहीं है? इस पॉइंट को मैंने समझा दिया आपको, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं, ये क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान देना कि बर्फ पिघलने एवं पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है। यस, अब देखो ये बर्फ क्या हो रही है, बर्फ पिघल रही है ना 0 डिग्री। बर्फ के पिघलने के दौरान और पानी के उबलने के दौरान तापमान कैसा होता है, स्थिर होता है। यही बात तो मैंने आपको समझाई है, यही बात तो मैंने समझाई है। तो मैंने ये दूसरा पॉइंट तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। उबलते हुए जल की अपेक्षा समान तापमान की वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि वाष्प में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है। बात ठीक है ना, यही तो। आगे चलते हैं। आई होप कि इस ग्राफ से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। विशिष्ट गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, अभी मैंने समझाया क्या आपसे। ये क्या है, ये गलन की गुप्त ऊष्मा है। यहाँ पे ये जितना यहाँ से क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा है। तो हमसे पूछ रहा है कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है ना, या केल्विन, ठीक है, या कैलोरी प्रति ग्राम, या कैलोरी प्रति ग्राम। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गलन की गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति किलोग्राम। जूल के साथ हमेशा किलोग्राम आता है और कैलोरी के साथ ग्राम आता है। जूल के साथ जूल प्रति ग्राम नहीं होगा, जूल के साथ क्या आएगा, किलोग्राम आएगा, और कैलोरी के साथ क्या आएगा, ग्राम आएगा। बात ठीक है ना। अब विशिष्ट गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, मतलब कि एक, अब आप बताइए विशिष्ट गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, मतलब कि 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाएगा विशिष्ट गलन की गुप्त ऊष्मा। 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसे कहा जाएगा गलन की विशिष्ट ऊष्मा। और कितनी आवश्यकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा कि गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। आप कहेंगे यस सर, ये इंपॉर्टेंट है ना। विशिष्ट वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पन की जो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा होती है, तो मतलब कहने का कि 1 ग्राम पानी को भाप बनाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम पानी को भाप बनाने के लिए आप कहेंगे 540, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो याद रखना कि 1 ग्राम बर्फ को पानी बनाने के लिए उसे कहा जाएगा गलन की विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। मैंने क्या कहा आपसे, कैलोरी के साथ ग्राम आएगा। आप जूल प्रति किलोग्राम भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 ग्राम नहीं बोलेंगे, फिर 1 किलोग्राम बोल देंगे, 1 किलोग्राम बोलेंगे, ठीक है ना। तो 80 कैलोरी प्रति गलन की गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम। तो विशिष्ट वाष्पन 540 कैलोरी प्रति ग्राम, और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के। बताओ भाई, क्लियर है। तो 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और 1 ग्राम पानी को भाप बनाने के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता होती है। आप इसका मतलब है कि अगर ग्राम 1 ले लें, 1 ग्राम पानी को क्या करेंगे, गर्म भाप बनाने के लिए 1 ग्राम पानी को भाप बनाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे सर 540। 1 ग्राम बर्फ को गलन की गुप्त ऊष्मा, किसको गलाएंगे, बर्फ को गलाएंगे ना, पानी की थोड़ी ना गलाएंगे। कि गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो 80 540 याद रखिएगा, बर्फ और पानी, ठीक है ना। अब आता है पॉइंट की वाष्पीकरण और वाष्पन, है ना। मतलब कि वेपोरेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। आप ये जानते हैं कि जैसे आपने पानी रख दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है कि आपने एक केतली रखा, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने जब केतली में पानी भर के रखा, नीचे भट्टी से आग जला दिया तो तुरंत क्या हुआ, भाप बन निकलने लगी, नहीं, ये भाप बन के निकल रही है, इसको फिर नीचे यहाँ पानी के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है ना।
इसका मतलब ये है कि जब ये इसमें बॉइलिंग होना शुरू होगा, मतलब उबलना शुरू हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, ये क्या बनेगा, भाप बने। मतलब कि जो वेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण जो होता है, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। कैसे? आप कहेंगे सर पानी रख दीजिए वाष्पन होने लगे, वाष्पीकरण होने लगे। नहीं, तभी होगा जब पानी उबलना शुरू करेगा, तभी ना भाप बनेगी। आप पानी रख दिए, भाप कब बनेगी? आप रखिए, जैसे पानी उबलना शुरू करेगा, भाप बनना शुरू हो जाएगी बहुत तेजी से, ठीक है ना, बहुत तेजी से। तो एक फिक्स कोई टेम्परेचर होता है, हो सकता है कि 100 के पहले ही भाप बनना शुरू हो जाए, उबलने से पहले ही, लेकिन एक नियत तापमान पर ही वाष्पीकरण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। लेकिन जो वाष्पन होता है, ठीक है ना, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में हम ये कहेंगे कि किसी भी तापमान पर द्रव की ऊपरी सतह पर होता है। याद रखना कि इवेपोरेशन हमेशा द्रव की ऊपरी सतह पर होता है। कैसे? जैसे गर्मियों में अगर आप छत पे एक गिलास पानी रख दीजिए, एक थाली में एक उतना ही एक गिलास पानी रख दीजिए, तो गिलास का पानी देर से उड़ेगा, बल्कि जल्दी किसका उड़ेगा, थाली का पानी। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं कह रहा हूं कि वाष्पन की जो दर है वो डिपेंड करती है तापमान पर। ठंडी है, ठंड में अगर एक गिलास पानी रख दीजिए तो हो सकता है वो 10 दिन में खत्म हो, लेकिन गर्मियों में हो सकता है वो पानी 2 ही दिन में खत्म हो जाए। क्यों? डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पन की दर जो है ना, इवेपोरेशन, वाष्पन की जो दर है, वाष्पन की जो दर है वो क्या होगी, बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, देखो वेपर है, भाप के फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन क्या होता है, लाइट, ये लाइट को ऑब्जॉर्ब तो कर रहा है, लेकिन वेपर के फॉर्म में निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपरी सतह पर होता है, द्रव की ऊपरी सतह पर होता है। ये तालाब है, और जो ये वाटर साइकिल बनता है ना, तो वाटर जाता है कहाँ पे, इन्वायरमेंट में जाएगा भाप के रूप में। तो वहां क्या होता है, भाप मतलब कि इवेपोरेट होकर वाष्पन के रूप में जाता है। तो मतलब कहने का है कि तालाब में होता है, तालाब में ज्यादा होगा कंपेयर टू गिलास में। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, तो मैं यहां लिखता हूं कि इवेपोरेशन मतलब कि वाष्पन की दर, वाष्पन की दर वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की अगर बात करें, आप मुझे बताइए, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो वाष्पन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ह्यूमिडिटी को मतलब आप मॉइस्चर बोलेंगे। जैसे आप ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, कपड़ा डाल दीजिए पानी में, मतलब ऐसे कमरे में या बाहर कहीं डाल दी, ह्यूमिडिटी जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वाष्पन की दर क्या होगी, घटेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, बढ़ेगा, तो वाष्पन की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर और पृष्ठीय क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाष्पन की दर, लेकिन आर्द्रता के क्या होता है, उल्टा होता है। ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। बात ठीक है ना? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जो वाटर साइकिल होता है, ये पानी इवेपोरेट होकर क्या होता है, वाष्पीकरण के माध्यम से चला जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इधर बात करें ऊष्मा हस्तांतरण के तरीके। ऊष्मा हस्तांतरण के 3 तरीके हैं, चालन, संवहन और विकिरण। कितने हैं? 3 तरीके हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन में क्या होता है कि ये ऊष्मा हस्तांतरण की एक विधि है। क्या है बेटा? ऊष्मा हस्तांतरण की एक विधि है। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए कि माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, लेकिन ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे सपोज दैट ये है, जब कभी आप लोहार के पास जाते हैं तो लोहार जब राड को गर्म करता है भट्टी में रखकर, तो वो क्या करता है, वो एक किसी चिमटे से पकड़ा जाता है। अगर डायरेक्ट पकड़ा रहेगा तो उसका हाथ वो जलने लगेगा। जैसे सपोज दैट कुकर में अगर हैंडल प्लास्टिक वाला टूट जाए तो आप देखिएगा कि वो भी हीट हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, वो चालन के कारण होता है, कंडक्शन में। ठीक है ना? तो कंडक्शन जो है ऊष्मा हस्तांतरण की एक विधि है, जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, लेकिन माध्यम के कण क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं। ये सबसे स्लो रेट से होती है, सबसे धीमी प्रक्रिया है। ठीक है ना? ठोस में होगी, आराम से होगी, द्रवों में भी होगी, गैस में होगी क्या, गैस में भी होगी क्या, बताओ भाई। तो आप बताइए, ठोस में तो आपको पता चल ही रहा है। ठीक है ना? कंडक्शन, चालन, मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे समझा देता हूँ। ये क्या है, ये आदमी है, ठीक है ना? तीनों यही समझा देता हूँ। एक बॉल है इनके पास, क्या है, बॉल है। इसने बॉल इनको दे दिया, इनको दे दिया, इसने इनको दे दिया, इनको दे दिया। तो ये बॉल यहाँ पहुँच गई, इसके पास पहुँच गई। तो ये जो प्रोसेस कहलाया, कोई अपनी जगह से हिला क्या,
नहीं हिला, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। तो माध्यम के कण क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाती है, तो इसे कहते हैं चालन। तो ये जो हुआ चालन हुआ। दूसरा क्या प्रोसेस होगा, दूसरा होगा कि इसने इसको बजाय इसको दे दिया, ठीक, फिर उसने इसको दे दिया तो पहुंच गया। एक क्या हुआ कि एक, तो ये हमारा कहलाएगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, इसमें माध्यम के कण मूव करेंगे लेकिन इसको नहीं दिया। अब इसको देने के लिए क्या करेगा, ये इसके पास आएगा, इसको देकर ये जाएगा, इसको दे देगा, ठीक है ना। तो माध्यम के कण क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना। माध्यम, ये भी ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। इसमें माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन कंडक्शन में, चालन में माध्यम के कण गति नहीं करते। लेकिन आप बताइए विकिरण में क्या होता है, देखो ध्यान से। जैसे क्या है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये तो हो गया राड का एग्जाम्पल समझाया मैंने, कंडक्शन का था, अर्थात चालन का है। ये एग्जाम्पल किसका था बेटा, ये चालन का एग्जाम्पल है, कंडक्शन का, चालन। और ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है ये किसका है, संवहन। संवहन, संवहन। और ये क्या है, विकिरण है। विकिरण है। तो जब हीट को क्या करते हैं, हीट देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उबलने लगता है पानी। तो आप पानी कैसे उबलेगा, पहले आप देखिए, जब पानी आप रख देते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना, तो पहले नीचे गर्म होगा फिर ऊपर गर्म होता है। ऊपर ऐसे हाथ डालो कुछ नहीं होगा, लेकिन नीचे हो सकता है गर्म हो जाए धीरे धीरे। तो ये क्या होता है कि माध्यम के जो कण है मूव करने लगते हैं। तो ये इसको एक दूसरे क्या करेगा, इसको गर्म करेगा, इसको गर्म करेगा। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा प्रोसेस संवहन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे आजकल ठंडी हो रही है, जब ठंड हो रही है तो आपको क्या चाहिए, इस ठंड में आप क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, आप जाएंगे बाहर, धूप निकल जाएंगे, या तो आग से सेकेंगे, हाथ सेकेंगे तो हाथ आपका गर्म हो जाएगा। तो क्या आपने हाथ डाला, क्या नहीं, उस रेडिएशन के थ्रू क्या हुआ, आपको मिल गई। तो इसमें भी माध्यम के मतलब कि इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि माध्यम के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। माध्यम के कण गति करते हैं। इसमें क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे नहीं होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, तो कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल का, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, अब माध्यम हो या ना हो, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। इसका मतलब चलो ठीक है, यहाँ तो माध्यम के थ्रू आपको मिल रहा है, हीट मिल रही है। मैं कहता हूँ कि जहाँ निर्वात हो सनलाइट वहाँ भी जाएगी, और कोई चीज़ अगर रखी है तो क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। इसका मतलब है कि वहाँ भी विकिरण होगा। तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। ये कहाँ होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। माध्यम के कण गति करते हैं, क्या करते हैं, माध्यम के कण गति करते हैं, ठीक है ना। और यहां पे क्या है कि माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर और वस्तु एवं वातावरण के समांतर होती है। मैंने तो बताया ही था कि हमेशा हीट ट्रांसफर होती है, कैसे, हाई टू लो, हाई टू लो। तो जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये रॉड है, ये रॉड है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु में वातावरण के तापांतर होती है, वातावरण के समांतर होती है। यहाँ पे क्या है, हीट ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है। इधर हीट कैसे ट्रांसफर होगी, हमेशा हाई टू लो होती है, हाई टू लो होती है। आगे तो आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। आपने अगर कोई डाउट है तो अगली क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर इसके एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं प्रीवियस जो पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, हम सारे आपको करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सीटेट के तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।